नमस्कार साथियों, हमारी आज की वीडियो में हम किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बहुत सीधी स्टेट पॉलिसीज की, जो कोई भी देश भविष्य को देखते हुए बनाता है, उन्हें तैयार करता है, जिससे कि वो विश्व के अंदर खुद को स्थापित कर सके, एक शक्ति के रूप में स्थापित कर सके। अभी हाल ही में यूएनओ ने एक सर्वे किया है, वो हर 2 साल में सर्वे करता है, और उसका जो सर्वे है, उसका जो डेटा है, ये इंगित करता है कि भविष्य में जो ग्लोबल पावर है वो किस तरीके से मूव करेगी, वो किस देश की तरफ शिफ्ट करेगी। जैसे कि अभी ग्लोबल पावर किसे माना जाता है? अमेरिका को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। तो क्या भविष्य में भी यही देश सुपर पावर रहने वाले हैं, ग्लोबल पावर रहने वाले हैं, या फिर जो ट्रेंड है वो कुछ और कहते हैं, वो किसी और देश की तरफ मूव कर सकते हैं? देखिए, जो ये ग्लोबल पावर है, इसका मीनिंग क्या है? ग्लोबल पावर का मतलब है इकोनॉमिक पावर प्लस मिलिट्री पावर। जिस देश के पास ये दोनों पावर होंगी वो सुपर पावर होगा, वो एक ग्लोबल पावर होगा। अब देखिए, जो अगर हम इकोनॉमिक पावर की बात करें तो इकोनॉमिक पावर किस तरीके से कोई देश बनता है? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, जहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, तो अगर कोई देश मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूम करती हैं, तो वो एक इकोनॉमिक पावर बनता है। इकोनॉमिक पावर देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो कंज्यूमर जो मार्केट है वो भी बड़ी होगी। अगर कोई देश मैन्युफैक्चरिंग हब है, कंज्यूमर मार्केट वहां की बड़ी है, तो वो एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरने वाला है। अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है वो किस तरीके के डेटा देता है? वो डेटा देता है डेमोग्राफी के, कि डेमोग्राफी किसी देश की किस तरीके से चेंज होने वाली है। जो डेमोग्राफी है उसमें जो डिफरेंट वर्ग हैं उनका किस तरीके से रेशियो रहने वाला है। वर्ग से मतलब क्या है? यहां पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो किस तरीके से बढ़ेगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग, उनका पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ेगा, और उसमें बच्चों का प्रोपोर्शन किस तरीके से रहने वाला है। तो ये जो पावर है ना, ये डिपेंड करता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। वर्किंग पॉपुलेशन से क्या मतलब है? वर्किंग पॉपुलेशन से मतलब है जो काम करने योग्य है, जो कमाने योग्य है। 15 साल से लेकर 64 साल की उम्र तक को वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है। अब अगर हम इस डेटा की बात करें जो यूएनओ ने दिया है, तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2024 के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन 99 करोड़ थी, और 2050 में यह बढ़कर 113 करोड़ हो जाएगी। यानी कि 14 करोड़ लोग वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर भारत में बढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो इंक्रीज है ये 14 to 15% होने वाला है। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन 2050 में घटने वाली है, और वो 77 करोड़ 77 करोड़ रहने वाली है। अगर हम आज से कंपेयर करें तो ये लगभग 20% कम हो जाएगी। 2050 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन, वो लगभग 600 करोड़ होगी, जिसका 20% भारत कंट्रीब्यूट करने वाला है। अच्छा, अब अगर हम इसे यूरोप से कंपेयर करें या एशिया के डेवलप्ड कंट्री जापान से कंपेयर करें, तो जापान और जर्मनी की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है आज की, है ना, और भारत की जो इन सालों में 2050 में बढ़कर होने वाली है, देखिए जो 14 करोड़ लोग बढ़ेंगे, भारत में 14 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे, वो जो 14 करोड़ हैं आज की जापान और जर्मनी की जो करंट वर्किंग पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आने वाला समय है ये भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छा हो सकता है अगर भारत उस तरीके से इसका उपयोग करे। अब देखिए, ये तो बात हो गई इकोनॉमिक पावर की। अभी हम इसमें और बात करेंगे कि भारत के सामने किस तरीके से चैलेंजेस होंगे और उन्हें किस तरीके से डील करना होगा। जो दूसरा फैक्टर है वो है मिलिट्री पावर का, कि मिलिट्री पावर इस वर्किंग पॉपुलेशन से किस तरीके से इफेक्ट होगी। मिलिट्री पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन का ही एक हिस्सा होगी। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? 18 से 64। और जो मिलिट्री पॉपुलेशन है, यानी कि जो मिलिट्री में रिक्रूट किए जाएंगे, जो मिलिट्री में काम कर सकते हैं। अगर हम रिक्रूटमेंट की एज की बात करें तो वो होती है 18 से 34 साल। यानी कि अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मिलिट्री में रिक्रूटेबल पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। जो मिलिट्री कैपेबल पॉपुलेशन है 18 से 49 साल, ये भी ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो मिलिट्री मैन पावर है वो भारत में बढ़ने वाली है और चीन में कंपैरेटिवली कम होने वाली है। अब देखिए, जो इंडिया और जो चीन है उसको अगर हम कंपेयर करें मिलिट्री मैन पावर के हिसाब से, जो आने वाला समय है, अगर उसमें ट्रेंड की बात करें तो क्या होने वाला है? भारत में मिलिट्री मैन पावर बढ़ने वाली है, चीन में मिलिट्री मैन पावर कम होने वाली है।
इवन जो चीन की जो वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी उसके बाद से एक बात तो यह है कि रिक्रूटेबल लोग भी कम है ना। दूसरी बात और है कि जब पेरेंट्स का एक ही बच्चा होगा तो वो सेना में इजीली भेजने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो चीन की मिलिट्री है उसके लिए क्राइसिस वाली सिचुएशन आने वाली है। लोग कम हो रहे हैं, प्लस उसमें जो रिक्रूटमेंट के लिए जो मेंटली प्रिपेयरनेस एक होती है समाज के अंदर वो भी कम है। तो चाइना उस चीज को किस तरीके से मैनेज कर पाएगा, उसको किस तरीके से हैंडल करेगा। देखिए, अगर मैन पावर कम है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, उसे ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो रोबोट की तरफ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएगा, उसे जाना ही पड़ेगा फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि मैन पावर उस हिसाब से उसके पास नहीं होगी। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चीन और यूरोप जैसे देशों के पास क्या चैलेंजेस होने वाले हैं जो उनको उन पर पहले से ही काम करना पड़ेगा। एक बात तो यह है कि जो एक्सपेंसेस हैं उन देशों के, खासकर यूरोप के, अभी चीन उस कंडीशन में नहीं आया पूरी तरह, है ना, लेकिन जो यूरोप है उसके साथ सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि देखिए जो सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है, तो मृत्यु दर कम है ना, तो एल्डरली लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है, लोग अपने फ्रीडम के लिए उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम है और जो बुजुर्गों की संख्या है वो बढ़ रही है। तो क्या होगा, देखिए बड़े लोगों की संख्या, बुजुर्ग लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, हेल्थ केयर सर्विसेज उतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, हॉस्पिटल्स की सर्विसेज उतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, यानी कि हॉस्पिटल्स ज्यादा करने पड़ेंगे, प्लस जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो पेंशन स्कीम्स हैं, उसी लेवल से वो बढ़ानी पड़ेंगी। तो खर्चे बढ़ेंगे, और वर्किंग पॉपुलेशन कम है तो आमदनी कम होगी और खर्चे बढ़ेंगे। एक बात तो ये हो गई गवर्नमेंट की बात कि उसे सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो वर्किंग पॉपुलेशन कम है, यानी कि कमाने वाला व्यक्ति एक है और उस पर डिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं, तो उन पर मेंटल प्रेशर भी बढ़ने वाला है। अच्छा, यूरोप में एक सिचुएशन और होने वाली है जो अभी आपने यूके में देखा होगा, यानी कि वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो है ही नहीं। अब जैसे अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने भारत से क्या हेल्प मांगी है, कहा यह जा रहा है कि रूस ने भारत से मैन पावर की मांग की है कि उसे लगभग 31 लाख लोग अपने देश में काम करने वाले चाहिए, यानी कि वहां मैन पावर है ही नहीं, लोग वहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए हैं और वापस आने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, वहां उस हिसाब से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, तो मैन पावर नहीं है, तो वर्किंग फोर्स नहीं है, तो उसने भारत से वर्किंग फोर्स मंगाने के लिए रिक्वेस्ट की है। अब देखिए, जो यूरोप है उसकी सिचुएशन इससे भी खराब है। अगर हम यूके की बात करें तो वहां क्या है कि पाकिस्तान जैसे देशों से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, तो उनके साथ जो उनका जो कल्चरल इशू है ना, जो सेफ्टी इशू है वो बढ़ गया है। यानी कि अब देखिए, जब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोग जिससे उनका कल्चर मैच नहीं होता वो मिंगल होंगे, वो मिक्सअप होंगे, तो उन्हें अलग तरीके के इश्यूज आएंगे, तो काम करने के इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, उनके कल्चरल इश्यूज भी उससे बढ़ने वाले हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगले 20-25 सालों में भारत के लिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, यानी कि भारत एक तरीके से सबसे यंग देश होगा, है ना, और उस हिसाब से वो उसकी इकोनॉमी बूम करेगी, उस हिसाब से वो पावर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन हमेशा के लिए है, ये सिचुएशन अगले 25-30 सालों के लिए है। देखिए, जो डेटा है वो ये कहता है कि 2060 में भारत की पॉपुलेशन पीक पे होगी, उसके बाद वो कुछ स्थिर रह के और नीचे गिरना शुरू करेगी। तो भारत को ये जो समय है अगले 20-25 साल, इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है, इसका पूरी तरीके से फायदा उठाना है। अगर वो फायदा नहीं उठा पाया तो सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, अच्छा होने की बजाय भारत जो है क्राइसिस में घिर जाएगा। तो किस किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे और उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा या किया जाना चाहिए। देखिए, जो मेन टारगेट होगा वो जो हमने बात की कि ये जो 20-25 साल हैं इनका भरपूर फायदा उठाना है। दूसरी बात यह है, जो गलतियां चीन ने की, यूरोप ने की, वो गलतियां भारत को नहीं करनी है। भारत को कोशिश करनी है कि जो सिचुएशन चीन और यूरोप के साथ आज है, 30-35 साल बाद भी वो सिचुएशन भारत के साथ ना आए। ये भारत को पॉपुलेशन पे काम करना है उस तरीके से, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, जो ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन है ये किस तरीके से भारत के लिए चैलेंज देने वाली है और भारत को किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो आएगा एम्प्लॉयमेंट का।
जितने लोग बढ़ेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह गए तो उनमें फ्रस्ट्रेशन होगी, जिससे क्राइम बढ़ सकता है, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। तो मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में हर साल तैयार करनी होगी, उसकी प्रिपरेशन करते हुए। दूसरी बात क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वो तो एजुकेशन के बाद ही होगा ना। तो एजुकेशन उस हिसाब से डेवलप करना कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, तो वो एजुकेशन स्ट्रक्चर पे भारत को बहुत बड़े लेवल पे काम करना होगा, जगह जगह स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, उन पे काम करना होगा। तीसरी बात क्या है, केवल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, है ना, बंदे की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से उसे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है और वो लेबर वाला काम कर रहा है, वो मिट्टी ढोने का काम कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी उसके लेवल के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। अब देखिए, भारत में जो एक बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि जो एजुकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल चाहिए उसको मैच नहीं कर रहा। लोगों के पास कई बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर का कहना यह है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी कि वो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए योग्य नहीं है। तो भारत को इस चीज पर काम करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन को कल्चर से जोड़ने के साथ साथ उसको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इंडस्ट्री और एजुकेशन, इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, और उसके स्किल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से डेवलप हो पाए एजुकेशन के टाइम पे। तो ये कई सारे बड़े चैलेंजेस हैं, जो रूट चैलेंजेस हैं भारत को, जिन पे काम करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें एक ट्रबल और होने वाली है। जब लोगों को काम धंधे नहीं मिलेंगे अपनी जगह, अपने घर, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो शहरों की तरफ जाएंगे, यानी कि अर्बनाइजेशन का इश्यू आएगा, शहरीकरण, है ना। तो लोग शहरों की तरफ मूव करेंगे। जब शहरों की तरफ मूव करेंगे तो उस हिसाब से हाउसिंग चाहिएगी, उस हिसाब से जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम आने वाला है उसको हैंडल करने की सिचुएशन पैदा होगी। हाउसिंग के इश्यूज आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाटर के इश्यूज आएंगे, पोल्यूशन के इश्यूज आएंगे, ट्रैफिक के इश्यूज आएंगे। यानी कि हमें जो है अर्बनाइजेशन पे ध्यान देना होगा, स्मार्ट सिटीज हमें बसाने होंगे, यानी कि स्मार्ट अर्बन प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। एक बात तो हो गई है, लेकिन अगर अर्बनाइजेशन ज्यादा हो गया, यानी कि गांवों के लोग शहरों में लगातार आते जा रहे हैं, कस्बों के लोग आते जा रहे हैं, तो उससे अलग तरीके के इश्यूज आएंगे। देखिए, वो तो हो गए शहर वाले इश्यूज, गांवों में भी इश्यूज होंगे अगर वहां से बहुत ज्यादा लोग शिफ्ट करेंगे। वहां से सोशल स्ट्रक्चर के इश्यूज आएंगे। किस तरीके के स्ट्रक्चर के इश्यूज आएंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। तो लड़की तो शादी के बाद अपने घर चली गई, लड़का काम धंधा करने के लिए शहर में आ गया, तो वो जो पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? तो इस तरीके के इश्यूज भारत में आने वाले हैं, जब गांवों में जो यूथ है वो शहरों में आ जाएगा और बड़े बुजुर्ग गांवों में रह जाएंगे। इस तरीके के इश्यूज आएंगे। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी? देखिए, अगर गांवों में ही गांवों के लोग रह रहे हैं, है ना, तो अभी उनके पास घर है, बेसिक सुविधाएं हैं, तो उनका जो लिविंग का जो खर्चा है, जो दैनिक खर्चा है, वो बहुत कम है। अगर लोग गांवों से शहरों में आएंगे तो उनके अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाएंगे। देखिए, रहने का खर्चा है, हर चीज उन्हें खरीदनी पड़ेगी शहर में, तो इससे महंगाई बढ़ती है। तो क्या होगा? सोशल स्ट्रक्चर खराब हुआ, महंगाई बढ़ी, और तरीके के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, है ना, जो लिविंग के जो रिसोर्सेज हैं या लिविंग के जो खर्चे हैं, वो सब कुछ बढ़ जाएंगे, जिससे कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के वो जो अर्बनाइजेशन है, एक बात हमने की कि स्मार्ट अर्बनाइजेशन करना होगा, दूसरी बात हमने क्या की कि अर्बनाइजेशन को भी कंट्रोल करना है, यानी कि हमें गांवों के लोग, कस्बों के लोग, ये कोशिश करनी है कि वो वहीं रहें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए हमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे स्वास्थ्य की फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, है ना, वो हमें वहीं पे उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक कस्बे के लेवल पे, गांव के लेवल पे वो फैसिलिटीज हमें देनी होंगी। जैसे इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट की सुविधाएं गांव में ही हो, कस्बों में ही हो, कि उन्हें शहर की कमी महसूस ना हो, वो यहां पर आकर काम धंधा ढूंढने की उन्हें कमी ना लगे, है ना। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है गांव का, शहरों का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि एक नेचुरल कनेक्शन लगे, है ना। अगर कस्बों की तरफ, शहरों की तरफ आना भी पड़ रहा है तो वो इजीली आ जा सके, यानी कि वहां ऐसी महसूस ना हो कि शहर में ही रहना पड़ेगा, यानी कि वो अप डाउन भी कर सके जहां पॉसिबल हो पाए। तो स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे,
इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गांवों में कस्बों में प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिससे कि अर्बनाइजेशन कंट्रोल हो सके। दूसरी बात क्या है, देखिए ये हो गई एजुकेशन की बात। जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, अगर गांवों के लेवल पे भी ना दिया जाए तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोवाइड किया जा सके, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके। ऐसा ना हो कि जो जॉब्स हैं वो बड़े शहरों में ही हो, जैसे कि मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में। ऐसा ना हो कि सारे क्लस्टर्स यहां पे हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा यूपी में एक स्कीम है कि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट की खूबी को देखते हुए, वहां की खासियत को देखते हुए कि वहां कौन सी चीज इजिली अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, उसको देखते हुए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री वहां पर बसाना, एक पूरा क्लस्टर वहां पर लगाना। तो ये एक बहुत फायदेमंद स्कीम होने वाली है कि वहां लोगों को अपने गांवों को, अपने कस्बों को छोड़कर शहरों में, मेन शहरों में ना आना पड़े। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इंडस्ट्री डेवलप करना, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल्स है, सिरेमिक है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। जैसे कोई फूड किसी कहीं डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा होता है ना, वहां प्रचुर मात्रा में होता है, तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट उसी डिस्ट्रिक्ट में लगा देना। जो भी चीज वहां पर अवेलेबल है उससे रिलेटेड काम धंधा, है ना, उसकी बड़ी इंडस्ट्री, पूरा मतलब क्लस्टर का क्लस्टर वहां पे बसा देना, जिससे कि वहां के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दूसरी जगह ना जाना पड़े। इस पे भारत को काम करने की जरूरत है। एक चीज और, जिस तरीके से कुछ काम बाहर से भारत में आउटसोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कस्टमर सपोर्ट है, डेटा एंट्री है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, भारत में आउटसोर्स किए जाते हैं बाहर से, है ना, बाहर विदेशों से भारत में आउटसोर्स किए जाते हैं। उसी तरीके से शहरों से भी गांवों में आउटसोर्स किए जा सकते हैं। इससे देखिए क्या फायदे होंगे, एक तो गांव के व्यक्ति को शहर नहीं आना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि उसके खर्चे कम हैं, गांवों में खर्चे, लिविंग खर्चे कम हैं, तो उनको सैलरी भी कंपैरेटिवली कम देनी होगी। वो खर्चा जो इंडस्ट्रीज का खर्चा भी वहां से बचेगा, तो विन विन सिचुएशन होगी। तो जो रिमोट वर्क है, जो डिजिटल वर्क है, वो कोशिश की जाएगी शहरों से गांवों में, कस्बों में आउटसोर्स किए जाएं। अच्छा, ये हो गई प्राइवेट बात है। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा सकता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो गांवों में प्रमोट की जाए, कस्बों में प्रमोट की जाए। जैसे कि देखिए जो जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ड्रोन, एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन सर्विसेज हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि डेयरी होते हैं ना, डेयरी फार्म होते हैं, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, सोलर इंस्टॉलेशन है, इन चीजों के लिए, इन काम धंधों के लिए इजी लोन प्रोवाइड किया जाए। तो क्रेडिट अगर इजी होगा, सस्ता होगा, तो लोग जो हैं अपने गांव, अपने कस्बों में ही काम धंधे लगा सकेंगे और लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट किस किस तरीके की सपोर्ट दे सकती है, क्रेडिट दे सकती है वहां पे, है ना, मार्केटिंग की सपोर्ट दे सकती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट हब बना सकती है। यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट बेस पे बनाया जाए, जिससे कि लोग वहीं पे काम धंधे कर पाए, वहां काम धंधे स्थापित कर पाए, जो और लोगों को भी काम धंधा मिल सके। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि भारत के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस पे अगर सही तरीके से काम किया गया तो भारत ग्लोबल पावर होगा, और अगर हौच पौच की गई, अगर सही तरीके से काम नहीं किया गया, तो यह भारत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कोई देश, भारत जैसा देश, अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज किस तरीके से तैयार करता है, कर सकता है, उसे करना चाहिए। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।